ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। I want to talk about Indian Muslims. तो जो मैंने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब हम हिंदुस्तानी मुसलमान की बात करते हैं, तो जैसे मैं काटजू साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा इनके 4 प्रॉब्लम हैं, वो निकालने चाहिए। एक है शरिया, एक है बुर्का, एक है मदरसा और एक है मौलवी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? नहीं, मैं काटजू साहब के उस पे नहीं, मैंने पढ़ा वो इंटरव्यू आपका देखा था जी। और उसमें जो हालांकि वो क्लेम ये करते हैं कि वो बहुत जानते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये कमाल अतातुर्क की मिसाल देने के वो उससे सीखे। अरे मुसलमान उसको मुसलमान मानता ही नहीं है और आप उसको मॉडल मुसलमान के बतौर पेश कर रहे हैं कि कमाल अतातुर्क जिसने इस्लाम को बैन कराने की कोशिश की, आप उसको मॉडल बना के कि हिंदुस्तान में भी ऐसा लीडर है जो इस्लाम को बैन कर दे तो इस्लाम का कल्याण होगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। अब आप देखिए वो उसी टर्की में कितना रिएक्शन हुआ, तो कमाल अतातुर्क के जो रिफॉर्म थे वो पीछे होके और जो कंजर्वेटिव मुस्लिम पार्टीज हैं वो पावर में आए और अब पिछले 20-30 साल से तो वो रूल चल रहा है। तो इसलिए इनके तो ये एक्सट्रीम यूज है। तो ही इज अ वेरी सेक्युलर मैन, नो डाउट, वेरी वेल मीनिंग पर्सन, लेकिन इतना सुपरफिशियल सॉल्यूशन अगर ये उनका देना, ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। अच्छा, तो आपके आपके हिसाब से आई मीन मुसलमान जो है वो है तो पिछड़ा हुआ ना एजुकेशन के हिसाब से, वैसे दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन मेन स्ट्रीम, और उनका जो पार्टिसिपेशन है, जैसे आप आईएएस वगैरह हैं, तो मेरे ख्याल में 2% है शायद। मुस्लिम्स अगर 14-15% है पॉपुलेशन के, तो हायर एजुकेशन में 2-2.5% है और शायद ब्यूरोक्रेसी में 1.5-2% है। तो ये जो चीज है, ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? देखिए, ये इसमें दो बातें हैं। एक तो जो एक प्रचार था, प्रोपेगेंडा था कि तुष्टीकरण, अपीजमेंट, कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक होना और उनको पैम्पर करना। तो ये एक झूठ है, अगेन उनकी उसी स्ट्रेटेजी के एक झूठ बोलते जाओ और हर पब्लिक माइंड में हो गया कि मुसलमान को पैम्पर किया जाता है, हर चीज उसको दी जाती है। अगर ऐसा होता तो 14% मुसलमान आईएएस में 25% होता, आईपीएस में 25-30% होता। 2% है, 3% है, 1% है, कुछ है ही नहीं। बल्कि मेरी किताब में भी मैंने एक ट्विटर पे किसी नॉन मुस्लिम का ट्विटर उससे देखा कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि आजकल के जो टॉप कंपनीज हैं डिफरेंट काइंड की, उसमें जो बोर्ड्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, उसमें मुसलमान कितने हैं? तो 300 में सिर्फ एक, 300 में एक। और उसके बाद आपको जी इनका तुष्टीकरण हो रहा है, उनकी अपीजमेंट हो रही है। तो ये भी एक जो झूठ और प्रोपेगेंडा था, ये डेलिबरेट था और इसका असर हुआ कि लोगों के दिमाग में घुस गई कि मुसलमान के कोई चीज भी, तो मुसलमान को नाम देने में, मुसलमान को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देने में घबराती है, उनकी कोई बात करने में घबराती है, क्योंकि फट से हिंदू कंसोलिडेट हो जाता है कि मुसलमान की बात करोगे तो चलो हिंदू इकट्ठे हो जाओ। तो ये हालांकि अब इन्होंने अपीजमेंट की बात करनी बंद कर दी, क्योंकि लोगों को फैक्ट दिखाई देने लगा कि वो अपीजमेंट तो एक बिल्कुल ही एक बोगस जहर था, क्लेम था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन ही हुई। इक्का दुक्का कुछ हड्डी डाल दी, टुकड़ा डाल दिया, उसको कहो अपीजमेंट। तो ये हकीकत से तो बहुत दूर है। लेकिन मुसलमान, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमान का भी इसमें कसूर है कि हम लोगों ने, हमारी कौम ने तालीम को छोड़ दिया था और पढ़ाई लिखाई न करना, बल्कि कंपटीशन में नहीं बैठना। अब जब पिछले कुछ सालों में कंपटीशन में उन्होंने बैठना शुरू किया, उनकी गिनती बढ़ती शुरू हो गई। अब मुझे याद है जब मैं आया था, सिर्फ मैं अकेला मुसलमान था
उस पे एक एडिटोरियल आया हिंदुस्तान टाइम में, उसमें उसमें वजह खुश होने के, मुझे उससे बड़ा दुख हुआ कि यार हाल है, कमाल की बात है कि 14% लोग हैं और सिर्फ एक मुसलमान आता है 100 में से। तो ये ऐसा क्यों? तो मुसलमानों को भी अपना एटीट्यूड, जो 1991-92 बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों में एटीट्यूड चेंज हुआ था, उन्होंने तालीम की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन अभी भी नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कम है। साउथ इंडियन मुसलमान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पे बहुत स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तालीम इज द आंसर। उसको हमने छोड़ दिया था, उसकी तरफ हमको आना चाहिए, तब बात बनेगी। अगर आप, मैं आपसे कहूं कि आप वो बताएं कि मुसलमानों के 4 या 5 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे? देखिए बेसिकली तो तालीम ही है कि तालीम की कमी। और अच्छा, उसमें भी ये विश्व सर्कल है कि तालीम की कमी इसलिए है कि गुर्बत है। बहुत से बच्चे स्कूल से विड्रॉ इसलिए कर ले जाते हैं क्योंकि उनके फीस देने के लिए उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। तो और फिर ये होता है कि चलो इनको कलई का काम और पंक्चर लगाने का काम इनको सिखा दो, Right. कुछ आमदनी करेंगे। तो गुर्बत की वजह से भी एक तो तालीम से ये दूर होते हैं। तो इसमें जो आपने इससे पहले जिक्र किया था, जो बड़े वेल ऑफ लोग हैं, जो मुसलमानों की लीडरशिप है, उनको चाहिए कि इस किस्म की फिलेंथ्रोपी पे ज्यादा दे। हालांकि देखिए इस्लाम में ज़कात और सदक़े पर कितना जोर है, लेकिन मुसलमान चैरिटी में हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ पीछे ही है। अब कितने चैरिटेबल हॉस्पिटल दिखाई देंगे, कितने चैरिटेबल या कितने स्कूल, मदरसे जरूर खुलते हैं, तो मस्जिद जरूर बनती है, लेकिन स्कूल, अस्पताल और इस किस्म की जो वेलफेयर की एक्टिविटीज है, उस तरफ मुसलमान का ध्यान जो कम है, हाँ, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जी, तो तालीम इज द कोर। यस, यस, ऑफ कोर्स। मतलब यही जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं कि एक मेरे ख्याल में थोड़ी-सी ज़िद भी है। अब जैसे वो जब शाहबानो का केस हुआ था, मेरे ख्याल में 40 साल हो गए उस बात को। तो दे वर इन द मेजॉरिटी, जिन लोगों ने शाहबानो के खिलाफ एक वो लिया, एक्शन लिया। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो उस वक़्त सही एक्शन ले लेते, तो ये जो अभी इन्होंने 3 तलाक का किया है, वो इस तरह से, मतलब एक तरह से हम्म। इंसल्ट करके मुसलमानों की हम्म। पर्दा हम्म। मारते हैं। तो हाँ। नहीं, मेरा, शाहबानो के केस में भी एक्चुअली शाहबानो के केस को पॉलिटिकली तो खूब एक्सप्लॉइट किया। वो एब्सोल्यूट, लेकिन देखिए शाहबानो के केस में जो बेसिक इशू जिस पर इतराज किया गया था कि शरीयत क्या कहती है, वो बजाय उलमा बताएं वो कोर्ट बताने लग गई। अब जी, कोर्ट में बैठे हुए हमारे तो मार्कंडे काटजू साहब को भी इस्लाम का उतनी नॉलेज नहीं है जैसे कि मैंने बताया, जबकि बड़े सेक्युलर आदमी है, जेन्युइनली सेक्युलर आदमी है। ठीक है, इसलिए अब कोर्ट अगर शरीयत इंटरप्रेट करने लग जाए, तो इतराज ये था कि शरीयत का काम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक जूरिस्ट हैं, उनके लिए छोड़ा जाए। कोर्ट की मदाखलत एक बार होगी, फिर 10 बार होगी, हर चीज वो बताने लग जाएंगे कि जी, नमाज कितनी बार पढ़ा करो, हज करो कि न करो, फिर हर एक पे फतवे आने, कोर्ट से आने लग जाएंगे, बजाय उलमा के फतवे। जी, और उलमा के फतवे भी बड़े मिसअंडरस्टूड है कि किसी भी दाढ़ी वाले ने कुछ बोल दिया वो फतवा नहीं होता। किसी भी आलिम का कहा हुआ फतवा नहीं होता। फतवा तो एक बड़ी टेक्निकल स्पेसिफिक चीज है कि जिसको सिर्फ क्वालिफाइड फतवा देने वाले मुफ्ती लोग, और वो भी सुओ मोटो नहीं, क्या उन्होंने अपने तौर पर डिक्री अनाउंस कर दी, उनसे जब पूछा जाए कि जी कि, और वो भी एनोनिमस करके कि एक्स ने वाई के साथ ये किया, बताओ ये जायज है कि नहीं है, तो वो उस पर बताते हैं कि अगर एक्स ने ऐसा किया तो ये जायज है, ये जायज नहीं है। तो उससे लोग इन्फ्रेंस निकालते हैं, और उसकी इन्फोर्सेबिलिटी भी नहीं होती, वो एक ऑप्शनल होता है। इट इज लाइक ए लीगल ओपिनियन। एक आप वकील से ओपिनियन ले लीजिए, किसी रिटायर्ड जैसे ओपिनियन ले लीजिए, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं होती। बस ये आपके माइंड में थोड़ी सी एक मजबूती आ जाएगी कि ये मेरा ख्याल था, चलो उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया। लेकिन वो डिग्री नहीं हो सकता, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। तो इसलिए फतवे पे भी बड़ी एक जहालत की पॉलिटिक्स होती है, बिल्कुल। उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जी, जी, जी। अच्छा, ये आपकी, आप, यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स, जैसे हम लोग भी इसके बारे में सोच चुके हैं
isn't there a single Muslim who can take leadership role of the Indian Muslims in India? काजू साहब तो कहते हैं वो हैं, तो मैंने उनसे कहा कि वो कहते हैं कि वो इंडियन मुस्लिम है, पहले इंडियन मुस्लिम लीडर जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद वो काजू साहब कहते हैं कि वो हैं, बिकॉज ही इज अ वेल मीनिंग पर्सन। मगर खैर आप बताइए कि इज देयर समबडी हु कैन शो द लाइट, कोई रोशनी दिखाना है? ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी कमी आज नहीं बरसों से चली आ रही है कि मुस्लिम में लीडरशिप है नहीं। और अगेन यहाँ पे एक माइनॉरिटी साइकोलॉजी जो मैंने देखी है कि जो है क्रैब मेंटालिटी होती है। एक हमने खुशवंत सिंह का एक जोक सुना था कि वो एक म्यूजियम में कई वो रखे हुए थे, क्या बोलते हैं इसको, मरतबान, उसमें क्रैब से केकड़े, हर एक के ऊपर ढकना लगा हुआ था, सिर्फ एक के ऊपर ढकना नहीं था। तो अच्छा। किसी ने पूछा कि भाई ये सब पे तो ढकना है, एक पे ढकना क्यों नहीं? कहने कि ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, हिंदुस्तानी क्रैब हैं, जब एक ऊपर जाने लगता है बाकी सब मिलकर टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, कोई नहीं भाग सकेगा। तो इसलिए ये मेंटालिटी होती है कि यहाँ इस्लाम में हर सरदार है, हर दरे दरबारे, एक मुहावरा होता था कि हर शख्स सरदार है, हर शख्स लीडर है। ये लीडरशिप इसमें, क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रदरहुड, बरादरी, सब बादशाह और फकीर सब भाई भाई हैं, तो वो जो भाई भाई है, तो मैं अपने किसी को मैं लीडर ही नहीं मानूंगा, वो तो मेरा भाई है। तो इसी वजह से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा, बोर्ड वगैरह में था कि उनमें काम करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मुसलमान चपरासी भी आपको अपना भाई समझ के आपके ताबेदारी नहीं करता। तो ये एक एटीट्यूड हमारा सोशली एक हमारा एक एटीट्यूड है कि हम किसी की लीडरशिप नहीं मानते, इसलिए गैर की मान लेंगे, नॉन मुस्लिम की चलेगी, हो सकता है काजू साहब को भी मान लें, लेकिन मुसलमान में किसी को लीडर मानने को कोई मुसलमान नहीं तैयार होगा। राइट राइट। और फिर ये कि जो मुसलमान लीडर आता है वो पहले फिर वो मजहब की बात करता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उर्दू, पर्सनल लॉ। करेक्ट, लेकिन अब नहीं करता। पर एक जमाना था कि मुस्लिम इशू सिर्फ, एक जमाने में सिर्फ उर्दू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ यही टॉपिक होते थे। अब तो कई साल से ये हमने सुना। लेकिन ये जरूर देखा कि जब अगर कोई मुस्लिम पार्टी आती ना, तो अब जो जो ऑपोजिट डिस्कोर्स है, नैरेटिव है, वो फटते मुसलमान को तो के खिलाफ कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज हो जाएगी। तो उस मुसलमान लीडरशिप का कोई चांस ही नहीं होगा, क्योंकि वो 14%, 20% वोट अगर सारे के सारे इकट्ठे भी कर ले, तो वो तो माइनॉरिटी वोट ही रहेगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इस लिहाज से एक सेक्युलर हिंदू और मे बी ए सेक्युलर ब्राह्मण इज ए गुड बेट फॉर द मुस्लिम, के कम से कम वो कुछ लीडरशिप तो देगा और कुछ उसका मुसलमान को फायदा तो होगा। अच्छा, ये जो हमारे सेक्ट्स हैं, ये जो वहाबी और ये दारुल उलूम और बरेलवी वगैरह, इनमें कोई गठजोड़ है, कोई यूनिटी है, या ये मिल करके साल में एक दफा मिले और ये कोई मुसलमानों की बात करें? क्योंकि लोग इनकी बात सुनते हैं, लोग टाई वाले आदमी की और बाल कटी औरत की बात नहीं सुनते हैं। तो आपका कोई, आप समझते हैं कि ये लोग मिल के कोई ऐसी मुहिम या ऐसी कोई चीज शुरू कर सकते हैं विच विल बेनिफिट मुस्लिम्स, आगे जाके उनको फायदा हो, मुसलमानों को देखिए, एजुकेशन? इनमें अगर एका हो तो जरूर फायदा होगा। किसी किसी इशू पे ये इकट्ठे होते भी हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर तो इख्तिलाफ ही देखे जाते हैं। और देखिए, ओरिजिनली इस्लाम में तो कोई भी फिरके नहीं थे, शिया और सुन्नी भी नहीं था, लेकिन बनते बनते वो 72 फिरके और कितने फिरकों की बात हो गई, वो और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं। ये हमारे लिए कर्स है, ये एक नहुसत है हमारे कौम के ऊपर कि इतने सारे फिरकों में बट के एक दूसरे को मार काट करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। इसका कुछ इलाज हो तो अच्छा है। अगर हालांकि पूछे तो भाई ये फला चीज क्या होती है, और अब मुझे तो फिरकों के नाम भी याद नहीं आ रहा है, तो ये अहले हदीस है, हनफी हैं, सलाफी हैं, और ये आपका दारुल उलूम है, बरेलवी हैं। एग्जैक्टली, मुझे तो इनमें एग्जैक्टली इख्तिलाफ क्या है वो पता नहीं, लेकिन
वो इख्तिलाफ इतने प्ले अप किए जाते हैं कि एक दूसरे को नापसंद करते हैं, एक दूसरे को गाली देने में लगे रहते हैं, ये दिखाई देता है। लेटली कुछ कुछ इश्यूज में इकट्ठे जो हुए, तो वो एक अच्छी बात थी। आई होप ये परमानेंट फीचर हो जाए कि एक यूनिटी हो जाए। जी जी, उसमें आपको रोल प्ले करना चाहिए था कि कुछ कुछ थोड़े से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनमें से आप एक हैं, तो आपको ये रोल प्ले करना चाहिए, कम से कम लोगों को एक एक छत के नीचे तो ले आए, ताकि वो मुझे में वो लीडरशिप का मुझ में क्वालिटी वो है नहीं। मैं बड़ा इंडिविजुअल एक वो हूँ, थिंकर हूँ, मैं मान सकता हूँ, लिखता रहता हूँ अपने तौर पे। मैं किताब जैसे मैंने लिख दी, आर्टिकल लिखता रहता हूँ। मुझे बल्कि पिछले दिनों एक रोल ऑफर हुआ था कि भाई सारे लोग जो आप बता रहे हैं सारे फिर सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मुझे पिछले दिनों ये रोल ऑफर हुआ था कि जी आपके का नाम पूरे हिंदुस्तान में अक्रॉस द कम्युनिटीज और सब जगह जानते हैं, क्योंकि हम तो आलिम दीन है, हमें तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही जाना जाता है। तो मैंने कहा कि साहब देखिए, जिस दिन मैं इसको हाँ कर दूंगा, मेरे बाप दादा ने क्या क्या हरकतें की थी वो सब चीजें अखबार में दूसरा ग्रुप छाप देगा। तो इसलिए मेरे बस का ये नहीं है। तो बस मैं तो बस फिक्र कर सकता हूँ, तो कभी कभी आर्टिकल लिख दिया, कोई मीडिया में अपीयरेंस कर दी, ये किताब के फॉलो में एक आधा और कोई लिखने को मौका हुआ तो मैं लिखूं। तालीम पर मैं अभी जरूर ये कहता हूँ, वो भी जी क्वालिटी है एजुकेशन, उस पर जोर क्वालिटी की। एजुकेशन जी। अभी ये थोड़े दिन हुए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कुछ मीटिंग हुई थी, मेरे ख्याल में कुछ मुसलमान उलेमा की, कुछ उसी की बात कर रहा हूँ। उसी की बात। उसी मीटिंग में मुझको एक तरफ ले जाके, और बल्कि मैंने पीछे कई दिन तक पड़े रहे कि जी आप इसके सदर बन जाओ। तो हाँ मैंने कहा कि साहब मैं सदर के लायक नहीं हूँ, और इस तरह की लीडरशिप मेरे मेरे मिजाज में नहीं है, मेरे बस की नहीं है। अरे आपको लेना चाहिए था भी, आप जैसे लोग आने चाहिए ना। अब आप जैसे लोग पीछे हट जाते हैं तो बाकी बेचारे क्या करें वो। नहीं, तो पीछे कहाँ हट गए। देखिए, हमने जैसी किताब लिखी इसके जरिए एक कितना मिथ्स को तोड़ने में हम नहीं नहीं, वो तो कोशिश ठीक है, कर वो रहे तो ठीक है। हाँ, हैं। ठीक है। तो एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो मुसलमानों में आपने जो वो की है, रिसर्च की है अबाउट फैमिली प्लानिंग, उसमें शिया सुन्नी का कुछ फर्क था नहीं या इट इज नहीं, सेम? हमने एक तो हमने वो देखा नहीं, स्टडी भी नहीं किया, स्टडी नहीं अच्छा किया। लेकिन शिया सुन्नी में अगर स्टडी करें तो मेरा प्राइमा फेस इंप्रेशन ये है कि चूंकि शियाज में एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, ज्यादा है। एजुकेशन ज्यादा है, तो उनके फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होगी, जी because they are more educated, no doubt, and they are comparatively economically better off. चले। तो आई वुड लाइक टू राउंड इट अप। आप इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू द इंडियन मुस्लिम्स कि भाई क्या करना चाहिए उनको, अपने आप को किस तरह से, क्योंकि राइट इस वक्त तो वो बड़े मतलब पिसे हुए हैं। एक आम मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं वो तो निकल ही जाते हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, मगर जो आम मुसलमान है वो बड़ा पिसा हुआ है इस वक्त। व्हाट वुड जी यू? बिल्कुल, ये है। मैं तो यही कहूंगा, जो मैंने भी सैकड़ों बार सुना है और बड़ा इंस्पायरिंग है, कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इसलिए ट्रायल के पीरियड मुसलमानों पे और इस्लाम पे बार बार आए हैं, और उन सब से वो अल्टीमेटली निकल के आता ही है और फिर कामयाब होता है। तो इसलिए मायूस न हो। कुरान शरीफ की आयत भी है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से मायूस न हो, वो रहमत है, रहमत कायम रहेगी। और ये कुछ टेम्परेरी फेजेस होते हैं, हर अंधेरी रात के बाद ब्राइट सुबह होती ही होती है, कोई चीज परमानेंट नहीं होती। तो ये उम्मीद है। और लेकिन अपनी कोशिशें कम न करें, बल्कि इकट्ठे हो गए, जैसे टैक्टिकल वोटिंग इन्होंने शुरू की है। वरना मुस्लिम वोट बैंक मुसलमान को कहा जाता था। हालांकि मैंने कई बार इस पे पहले बोला है कि अगर एक वोट बैंक जो नहीं है वो सिर्फ मुसलमानों का है। उसमें ये देखिए, ये यूपी में हमने देखा कि एक कास्ट है जिसके 6-7% वोट थे, 50% चांस ये होता था कि उसका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। दूसरी कास्ट है उसका 8-9% है, 50% चांस होता था कि बन जाएगा। और मुसलमान 19% होते हुए 0 चांस होता था।
तो अगर क्या वजह है, क्योंकि वोट बैंक अगर होता तो कम से कम 19% 14% तो इकट्ठा वोट देता, लेकिन उसके वोट हमेशा बिखरे हुए थे, कभी मुसलमान वोट बैंक था ही नहीं, था ही नहीं। अब होने जा रहा है, अब होने लग गया है। अब उसने वो टैक्टिकल वोटिंग करने लगे क्या, वो देखते हैं कि भी किसके चांसेस ज्यादा हैं और कोई कम्युनल मुस्लिम पार्टी भी आती है तो उसको वो लिफ्ट नहीं देते और उसको वोट नहीं देते, जैसे कि हमने बंगाल में देखा। तो अब मुस्लिम वोट बैंक बनने लग जाएगा, अब तक नहीं था। हिंदू वोट बैंक उससे बड़ा वोट बैंक है, हालांकि वो भी डिवाइडेड है बहुत कास्ट के ऊपर, और जो दलित वगैरह हैं उनकी वजह से डिवाइडेड है बहुत, कि 80% जो हिंदू हैं उन्हें माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो डरते हैं, मतलब जो बात वो बार बार निकलती है उनके मुंह से वो ये कि ये टेक ओवर कर लेंगे, ये बढ़ जाएंगे, ये कर लेंगे। तो उसके पीछे जो सी इज अ लर्किंग फियर, एक हल्का सा नहीं बल्कि अच्छा खासा वो है, डर है। हालांकि डीप डाउन अंदर उनको मालूम है कि वो इस तरह की कोई बात हो नहीं सकती आगे। नहीं, उन्होंने ठीक कहा, एक्सेप्ट, लेकिन ये जो माइनॉरिटी फियर उनमें ये कल्टीवेटेड और ये क्रिएटेड है, ये रियल तो है नहीं। तो अदरवाइज 80% को आप साबित करते हैं, क्योंकि उनको बार बार जो सुनाया जा रहा है कि देखो मुसलमान ये पावर में आ जाएंगे और बहुत जल्दी इनकी नंबर इतने मेजोरिटी के हो जाएंगे। तो जो ये सुनाया गया उससे आम आदमी जब बार बार सुनता है तो उसके दिमाग में घुस जाती है बात। तो इसको इसके काउंटर करने की इसको जरूरत है, फैक्ट सामने लाएं। और मैं समझता हूँ इस किताब में जो मैथमेटिकल मॉडल है इससे लोगों को सबक मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये जो एक हिंदुत्व का वो कर रहे हैं, इज दैट टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट, व्हाट एग्जैक्टली? मतलब मैं जो लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी कंपनीज वहां ले गए या बेच करके पैसे ले गए और वहां पर बीजेपी के उसमें डाल रहे हैं वो, तो डू यू रियली थिंक दैट देयर इज अ फियर कि देखो 57 मुल्क है मुसलमान मुल्क, हम सिर्फ एक हिंदू है, अगर यहाँ कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? दिस काइंड ऑफ इस तरह की बात मैं सुन रही हूँ। यहाँ के हाईली एजुकेटेड जो हिंदू हैं उनसे मैं ये बात सुन रही हूँ, हमारा क्या होगा? ये नहीं, ये तो कल्टीवेट की गई है ना, ये सुना उनको बार बार उनके माइंड में डाल के ताकि उनकी सपोर्ट हासिल की जाए और उनसे फाइनेंशियल हेल्प ली जाए। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज वर्ल्ड वाइड ये डेलिबरेट है। हालांकि देखिए द फैक्ट के हिंदूज पूरे हिंदू दुनिया की इकोनॉमी पे छाए हुए हैं, इससे ज्यादा और है ना, इससे ज्यादा डोमिनेशन और क्या क्या हो सकती है? अगली अमेरिका की प्रेसिडेंट जो है वो आधी आधी इंडियन है। हो सकती है, बिल्कुल वो हो सकती है। तो अब अगर हम कनाडा में हमारे किसी स्टेट के प्रीमियर हो जाए तो हम खुश हैं। हिंदुस्तान में सोनिया गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, दुनिया में हम राज करने को तैयार हैं। ब्रिटेन में हम कितने मिनिस्टर बन गए, नंबर 2 पोजीशन तक वो आ गए। तो अब अगर ऑलरेडी आप बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज सुपीरियर एजुकेशन, अगेन इसमें आप क्रेडिट नहीं देंगे। देखिए राजीव गांधी ने 1984 से 89 तक जो कंप्यूटर पॉलिसी, उनको कंप्यूटर जी कह के मजाक उड़ाते थे। आज हम हिंदुस्तान अगर सुपर पावर हैं सिर्फ उस फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के, उस कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो पूरे दुनिया में अगर हम हिंदू छा ही रहे हैं, हिंदुस्तानी छा ही रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा हम क्या कर लेंगे? तो अब तो जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने की लाइन में खड़े हो गए हम। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और याहू और बाकी ये देखिए ना, ये क्या कम फख्र की बातें हैं। तो इसको कम्युनलाइज अगर हम करेंगे तो नुकसान ही होगा। ये कोई अपने को हिंदू कह के थोड़ी गए वहां पे, बिकॉज ऑफ सलाहियत और काबिलियत वहां पे टॉप पोजीशन में पहुंचे। क्योंकि देखिए जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं वो तो मुसलमान की तालीम की बात ही नहीं करते, बल्कि कितनी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप है, करोड़ों रुपए के, वो स्कॉलरशिप तक बच्चों तक नहीं पहुंचाए गए। गुजरात में फिर मिसाल के तौर पे ये हमने पढ़ा था कि ये सैकड़ों करोड़ के स्कॉलरशिप नहीं रिलीज किए जाते। तो अगर सरकारें भी एंटी मुसलमान हो रही हैं और एंटी मुस्लिम एजुकेशन उनका बस चले, तो मदरसे के को गाली दे दे के मदरसे के नाम पे
जो थोड़ी बहुत एजुकेशन मुसलमानों में वो भी खतरे में पड़ जाएगी। भाई मदरसा तो वहां पे होता है जो जहाँ पे कोई स्कूल नहीं होता, और वो भी कुरानी तालीम के लिए कि भी दुनियावी तालीम भी चाहिए, दीनी तालीम भी चाहिए। अब दीनी तालीम स्कूलों में तो होती नहीं, तो कहीं तो चाहिए, तो वो मदरसे में हो जाती है। उसको ब्रांड कर देना, उसको पेंट कर देना एज ए मिलिटेंट एंड टेररिस्ट हब, ये भी डेलिबरेट प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। भाई मदरसे का तो एक अरबी का लफ्ज है पाठशाला, अब इसको पाठशाला कह दो। अब इस्लामिक पाठशाला को गाली दे दे के बुरा वाला कह के ये सब टेररिस्ट होते हैं। सिर्फ वहां पे कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, ठीक है, इस्लाम की तालीम दी उसमें वो होती है। क्योंकि अदरवाइज आप घर में मौलवी रखिए तो घर में कौन कौन अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए बच्चे मदरसे भेज दिए जाते हैं। और बहुत सारे करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुनियादी तालीम उर्दू व हिंदी और हिसाब की मदरसों में ही लिए, क्योंकि वहां पे स्कूल ही नहीं है। ठीक ठीक, चलें, ऑन दैट हैप्पी नोट, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आपने हमें इतना सारा टाइम दिया और बड़ी अच्छी बातें हुई। अब आपसे फिर अगली दफा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे, तो खुदा हाफिज। पेश है अल्लामा आपसे इकबाल का कलाम थैंक यू वेरी मच, मर्द मोमिन के शुक्रिया। लिए। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सरसर से डराता है उसे तू बेकार, हो चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।